Good morning. I hope all are well. So today we start the French Revolution. In last year class 8th we learned Indian history, modern history. Okay, but in class 9th we started world history and the first very interesting topic French Revolution. And why it is important when we learn it, when we read it, when we think about the French Revolutions, why French Revolution is very important chapter in the class 9th year, you can say why it is the take part in our social and our political field. So in this chapter we can learn that one. Okay, कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है. तो स्टार्ट करते हैं हम इसको नेशनल फ्लैग से. ठीक है, और ये आज के समय का फ्रांस है. ठीक, लेकिन उस समय ये फ्रांस जो था वो थोड़ा सा अलग अलग फ्यूडल सिस्टम में बटा हुआ था. ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. ओके, पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक कहानी है. ओके, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ अ किंग एंड क्वीन. और जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, और दोनों बड़े सुखी तरीके से जीवन जीते हैं और हैप्पी एंडिंग होती है. लेकिन इस कहानी की एंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. ये हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जाती है. हैप्पी एंडिंग है, लेकिन किसके लिए है? ये है प्रजा के लिए, जो वहाँ के थर्ड स्टेट था उसके लिए. तो ये सभी जो इसमें हम अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे जो चीज़ें हमारी समझ में आएगी. अभी हम फ्लैशबैक में हैं, थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं. 14 जुलाई 1789 का वो टाइम जब वहाँ की जो कैपिटल पेरिस है वहाँ पर खतरे की घंटी बज रही है. कहने का अर्थ ये है कि अचानक से सिविल वॉर की स्थिति जैसी होगी. सिविल वॉर कह सकते हैं आपकी अपने ही देश में लड़ाई वाली स्थिति. और द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स. किंग ने क्या किया है? अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को कमांडेड किया हुआ है कि बहुत जल्दी वो सिटी पर हमला करेगा या मूव इनटू द सिटी. रूमर्स स्प्रेड द ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. किस पर करेगा? अपने सिटीजन्स पर, जिन लोगों ने रॉयट्स किया हुआ है या जिन लोगों ने दंगे किए हुए हैं. कह सकते हैं कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग क्रांति कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी. ये र्यूमर फैल रहा है. ठीक है, तो सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया. ठीक है, यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे. वो लगभग 7,000 के आसपास लोग जो हैं, उनमें औरतें भी हैं, मैन भी हैं, और पुरुष भी हैं, औरतें भी हैं. वो गैदर हुई हैं टाउन हॉल के पास. ठीक है, टाउन हॉल एक वहाँ की एक मेन बिल्डिंग थी, जहाँ पर पूरे स्टेट के से रिलेटेड जो फैसले लिए जाते थे पेरिस में. ठीक है, तो वहाँ से इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक जुलूस की शक्ल में जाएंगे और जितने भी ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सर्च ऑफ आर्म्स, कि जितने भी बिल्डिंग होंगे उन सबको वो क्या करेंगे? सर्च करेंगे, क्योंकि उनको आर्म्स की ज़रूरत है, हथियारों की ज़रूरत है. क्योंकि सैनिकों से लड़ना है, सेना से लड़ना है, तो आपको हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, तो अंत में क्या होता है कि एक ग्रुप जिसमें सैकड़ों लोग होते हैं, वो लोग ईस्टर्न पार्ट की ओर जाते हैं सिटीज़ के, और स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजनर्स, यानी कि एक किला है लेकिन जो जेल के रूप में है. ठीक है, यानी कि जो किला आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जिसको मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा रहा हूँ. यस, दैट इज़ कॉल बास्तिल या बेस्टाइल भी कई बार हम इसको पढ़ते हैं. इस पर ये लोग हमला कर देते हैं. ठीक है, वेयर दे होप्ड टू फाइंड द हॉर्डर्ड एम्यूनेशन. इनको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्यूनेशंस होंगे, गोला बारूद होगा, और जिससे ये उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, इन द आर्म्ड फाइट द फॉलो वेट द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड. फॉलो वेट. ओके, उसके बाद ये पूरी भीड़ उसके अंदर जाती है और उसके जो बेस्टाइल का कमांडर होता है उसको मार देते हैं ये लोग. ठीक है, देयर वर ओनली 7 टू देम. लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर केवल 7 लोग होते हैं जिनको जेल में रखा जाता है. ठीक है, देन येट द बेस्टाइल वॉज हार्डली या हेटेड बाई ऑल. हालांकि वो प्रिजन था, हालांकि वो एक जेल थी, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ के लोगों के द्वारा घृणा से देखा जाता है. उसको बहुत ज़्यादा उस बिल्डिंग को पसंद नहीं किया जाता था. कि ये लोगों के मन में यही था कि जो नोबल्स लोग थे वो हमेशा क्या करते हैं? ऐसी बिल्डिंगों में रहते हैं, और इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सारी प्रॉब्लम जो होती है
इन्हीं के अंदर सारे षड्यंत्र या कुचक्र जो हैं वो यहीं रचे जाते हैं, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो इसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। स्टूड फॉर द डिपोजिट पावर ऑफ द किंग, क्योंकि डिस्पोटिक पावर, क्योंकि राजा की जो पावर थी वो असीमित थी। ठीक है, कौन था राजा? लुई 16, इसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम, ये है लुई 16। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैरी एंटोइनेट। ये मैरी एंटोइनेट हैं, ये इन दोनों की ही कहानी है, लेकिन कहानी बहुत लंबी नहीं है, कहानी ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। देन अभी हम फ्लैशबैक में हैं। ओके, द फोर्टेस वाज द डेमोलाइज एंड इट्स स्टोन एंड फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सुवीनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद तोड़ फोड़ कर दी गई, बेस्टाइल के दुर्ग को, फोर्ट को तोड़ फोड़ कर दिया गया, और उसके बाद उसके पत्थरों को, उसकी जो टूटी हुई जो चीज़ें हैं उनको मार्केट में ला करके बेच दिया गया ऐसे लोगों को जो सोविनियर के रूप में, यानी कि यादगार के रूप में रखना चाहते हैं कि हाँ हमने बेस्टाइल को तोड़ दिया था। ठीक है, द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइट्स राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो उस दिन पूरे देश में और पेरिस में सब जगह क्या हुए? दंगे हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकतर लोग जो थे रोटी की बढ़ी हुई कीमतों के लिए क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। Most much later, where the historians looked back upon this time, they saw it is the beginning of chain of the event that ultimately led to the executions of the kings in France। तो बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये उस एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में है, यानी कि एक छोटी सी घटना है जो आने वाली बहुत सी घटनाओं को एक साथ जोड़ती है। 14 जुलाई की ये घटना जो है वो बहुत सी घटनाओं को एक साथ जोड़ती है। France, though most people at the time did not anticipate this outcomes, how and why this happens। बहुत से लोग इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, उसकी अपेक्षा नहीं कर पाए कि शायद ये इतना ज़्यादा या इतना आगे तक यह बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसी जो उम्मीद थी कि इतना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो इतना ज़्यादा क्या नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी पहले। ठीक है, और राजा का शासन था। अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये वेस्टाइल हमने देखा था। ठीक है, कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी की ऐसा क्यों नहीं था, कि इस चीज़ की उम्मीद क्यों नहीं की थी कि 1857 में, अगर इसको हम भारत से जोड़ के देखेंगे, 1857 में कुछ लोगों ने विद्रोह किया, फिर 1947 यानी कि आने वाले 90 सालों में भारत आज़ाद हो जाता है फिर उसके बाद। तो ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सब हुआ, वो हमने पढ़ा क्लास 8 में। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है राजा के, जो एक बॉर्बन डायनेस्टी का था। ठीक है, इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। केवल 20 साल की उम्र में ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। अपॉन ही सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। ठीक है, तो लुई 15 के बाद बैठते हैं। लुई 15 इनके दादाजी होते हैं। ठीक है, एक्चुअली इनके फादर की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजा बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है लुई आगस्टस। एक्चुअल नेम इज़ लुई आगस्टस, ड्यूक ऑफ बेरी भी कहते हैं इनको। ठीक है, और इनकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम होता है मैरी एंटोइनेट। लेकिन जब ये राजा बनते हैं तो अब इनके पास कुछ नहीं होता है, एम्प्टी ट्रेजरर, या हम कह सकते हैं कि खजाना खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, एडेड टू वर्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सपेंडिचर्स या एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। इसी के समय में, लुई 16 के समय में ही, जो इनका कॉमन एनिमी है, यानी कि जिसके साथ इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ लड़ाई करके इन्होंने क्या किया था, अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी जिन पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन वालों का था, उसको उन्होंने रिलीज किया। ठीक है, वॉर्सलीज में कई और भवन बनाए जा रहे थे। ठीक है, बड़े से बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही थी, तो पूरा का पूरा जो इनका खजाना था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। The war added more and than a billion livre to debt that had already risen to the more than 2 billion livre. Livre was the, livre क्या थी इनकी? ये उस समय की इनकी क्या थी? करेंसी थी। ठीक है, लिवरे। और इन पर कई लिवरे, यानी कि 2 बिलियन लिवरे का इन पर कर्ज हो चुका था।
Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest to loan. यानी कि जिन लोगों ने इनको कर्ज दिया होगा अब उनको उन्होंने कर्ज और बढ़ा दिया, यानी कि उस पर 10% और ज़्यादा क्या कर दिया कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया था. सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड इन इंक्रीजिंग परसेंटेज. अब उनको लगने लगा कि हम तो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं. तो ऐसे समय में जब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बजट हमारे हाथ से निकल रहा है धीरे धीरे, तो ऐसी सिचुएशन में हमने करना क्या है. ठीक है, इसलिए राजा ने क्या करता है, राजा बुलाता है किसको, थर्ड स्टेट को, या फिर हम कहें तो स्टेट जनरल्स की काउंसिल को, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या था. ठीक है, और यहाँ का जो सोसाइटी थी वो किस तरह से बटी हुई थी. द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. तो ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे मोनार्की खत्म हो रही थी, रिपब्लिक बन रहे थे अलग अलग देश, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्यों थी, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पीछे जाएंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या है. ठीक है, और पॉपुलेशन में किसका कौन सा जो मेन पार्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है, किस पॉपुलेशन को या किस एरिया, किस लेस पॉपुलेशन में कितने ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो हाउ द फिगर नंबर 2, हियर इज द फिगर नंबर 2, यू कैन सी इजीली. सो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये 3 अलग अलग स्टेट में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, नोबिलिटी है. थर्ड स्टेट में आपके बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, एक्स्ट्रा, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर्स, सर्वेंट्स, यानी कि जितना भी मिडिल क्लास था वो सब इसमें आ जाता है, या हम कहें कि गरीबी रेखा से नीचे वाले सब इसमें हैं. ठीक है, भले ही वो बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन उसके बाद भी वो सब एक ही कैटेगरी में आते थे. ठीक है, गरीब भी और बड़े बिजनेसमैन भी. अब बात आती है कि पॉपुलेशन की. पीजेंट्स मेड अप द अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 100% पॉपुलेशन, उसमें 90% क्या थे, पीजेंट्स थे. हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड. बहुत कम लोगों के पास क्या थी, ज़मीनें थी. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स. 60% जो ज़मीनें हैं वो किसके पास थी, नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी, और जो बड़े रिच लोग थे उनके पास हुआ करती, जो थर्ड स्टेट से रिलेटेड थे. ठीक है, the member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed the certain privilege by birth. जो ऊपर के दो स्टेट हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको बाय बर्थ बहुत से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं. जैसे राजा का बेटा राजकुमार है, नोबल का बेटा, सामंत का बेटा जो है उसको और छोटा दर्जा दिया गया है. ठीक है, लेकिन वह प्रिविलेज यानी कि उसके बाद हेरिडिटी वाइज, यानी कि एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनको वो सभी चीज़ें मिली हुई हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लुई 16 के ग्रैंडफादर जो थे वो लुई 15 थे. ठीक है, लेकिन जो उनके लुई 16 के पापा थे उनको वह राजा बनने लायक नहीं रहे क्योंकि उनको बीमारी थी और वो मर गए थे. ठीक है, तो इसलिए वो हेरिडिटी से ही किसके पास आ गया, लुई 16 के पास है, लुई आगस्टस के पास आया. ओके, तो वो बाई बर्थ हुआ, बाई वो प्रिविलेजेस है, उसका कोई टेस्ट नहीं दिया, उसके लिए कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं और न कोई इलेक्शन या सिलेक्शन हुआ उसका. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेज इज द स्टेट. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि इन जो ऊपर के दो ये वर्ग थे, या स्टेट थे या क्लर्जी और द नोबलिटी थी, नोबल्स थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे. ठीक है, द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज. जो नोबल्स थे उनको फ्यूडल प्रिविलेज, जैसे मैंने बताया था कि इक्तेदारी जैसे सिस्टम होता था, मनसबदारी जैसे इंडिया में होता था कि एक पर्टिकुलर जागीर को एक नोबल्स को दे दिया गया और वहाँ से जो भी इनकम होगी उसका टैक्स वो उनको देगा. That is called feudal system. Peasants were feudals which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to the render service to the lord, to work in this house and fields, to serve in the army or to participate in the building roads. और जो फ्यूडल सिस्टम, जो इक़्तिदार या फिर जो मनसबदार होता था या फिर जो सरदार होता था या सूबेदार होता था, उसके अंदर पीजेंट्स काम करेंगे, उसके घर में भी काम करेंगे, फील्ड में भी काम करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आर्मी के सोल्जर के रूप में भी उसकी मदद करेंगे. ठीक है, द चर्च टू, और रोड भी बनाएंगे. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल्ड टाइथ या टाइथ. ठीक है, चर्च जो टैक्स लेता था उसको कहा जाता था टाइथ. किससे लेता था, वो किसानों से, पीजेंट से. एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट. ठीक है, और थर्ड स्टेट भी पूरा टैक्स जो होता था वो थर्ड स्टेट ही देता था, नोबल्स कोई टैक्स नहीं देते थे. दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्टरी टैक्स कॉल्ड टाइल,
and a number of indirect taxes which were levied on the articles of the everyday consumption like the salt और tobacco, यानी कि उसके अलावा भी जो टैक्स दिया जाता था राजा को, दैट इज़ कॉल्ड टाइल। और बहुत भी ऐसे और इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे जो सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग रूप में उनको दिया जाता था, भले ही वो सॉल्ट के रूप में हो, भले ही वो टोबैको के रूप में हो। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेज वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट्स अलोन। लेकिन ये बर्डन जो था इस फाइनेंस का, ये पूरा बर्डन किस पर था? थर्ड स्टेट पर था, यानी कि केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स देता था। ठीक है, अब दैट इज़ अ न्यू वर्ड्स, ये आप अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इसको आप। लिब्रे, मैंने आपको बताया लिब्रे के बारे में। ठीक है, ये थे लुईस 16 और ये हैं आपकी मैरी एंटोनी जो ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ये है हमारा लिब्रे। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। इसमें देखेंगे आप, ये एक नोबल मैन है इन द स्पाइडर इन द पिजन्स द फ्लाई। ऊपर भी देखेंगे आप, यहाँ पर ये फ्लाई है और ये स्पाइडर मैन है। ठीक है, तो ये एक कॉमन आदमी है या फिर हम कहें थर्ड स्टेट्स का कोई एक आदमी है जो उसके लिए कुछ सब सामान लेके आया। द मोर देन डेविल, इसको ऊपर से पढ़ेंगे। दिस पुअर fellow brings everything, grains, fruits, money, salad. The fat lord sits here ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए सब चीज़ लेकर के आया है और वो कहता है कि ये इसके बदले और कुछ चाहता है। ठीक है, तो उसकी जो भूख है वो कहीं ख़त्म नहीं होती है। देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बूट वाले बाद में हम इसी को पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड नी ब्रीचेज। ठीक है, और ये कॉमन आदमी है जो देख रहे हैं, ये सिंपल वाला पहनता था, दैट इज़ कॉल्ड सेंट क्लॉड। से आगे पढ़ेंगे हम इसको। द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, तो अब स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव क्यों हुआ? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। सबसे बड़ा कारण था कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद डिमांड भी बढ़ चुकी थी। उस हिसाब से फूड ग्रेन्स की डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, और लेकिन फूड ग्रेन्स उतना होता नहीं था। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विद वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज डेप्टली। ये जो अधिकतर लोग जिस ब्रेड को खाया करते थे या जो रोटी खाया करते थे उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। ठीक, मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन द वर्कशॉप हुज ओन फिक्स देयर वेजेस। अधिकतर जो लोग थे वो वर्कशॉप में काम करते थे और उनके वेजेस फिक्स हुआ करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद देयर राइज इन द प्राइसेस, लेकिन उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी या फिर उनका जो मिलने वाला मेहनताना है वह प्राइसेस के हिसाब से नहीं बढ़ा। ठीक है, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड द रिच वाइडेंड। तो जो अमीर और गरीब का जो दायरा था या फिर जो गैप था वो बढ़ता ही गया। थिंग्स बिकम अ रोज वेन एवर द ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती थी जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था या फिर ओलावृष्टि हो जाती थी, हेल। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सब्सटेंस क्राइसिस हो जाती थी, लेकिन मतलब कि लोगों को अपने खाने पीने की लाले पड़ जाते, जिसको हम कहते हैं समथिंग दैट अक्योर्ड द फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन, जैसा बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, इससे आगे को हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।